आप लोगों को हमारे चैनल रमाकांत सर चरासुलिस में स्वागत है। और आज हम बताएंगे अध्याय 2 यानी केमिस्ट्री का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में मैंने बताया था, केमिस्ट्री का पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसे वन शॉट में ही बता दिया था। वैसे इसको भी आप लोग वन शॉट में यानी एक ही वीडियो में आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, ठीक है, यानी एसिड। पाठ का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हमको हेडिंग है मेरा कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है, ठीक है। अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, ACIDS। अम्ल एसिड क्या होता है, ठीक है। तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ओके, ये हो गया इसका परिभाषा। तो जैसे मान लीजिए नींबू हो गया, क्या, जैसे में नींबू हो गया, तो ये स्वाद में खट्टा क्यों होता है नींबू, क्योंकि इसमें क्या है, ये अम्ल की वजह से नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। वैसे इमली हो गया, इमली ये भी क्या होता है, खट्टा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या, अम्ल की उपस्थिति के कारण ये सब क्या होता है, खट्टे होते हैं। अच्छा, कोई पूछे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब क्या बताएंगे। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। और इमली में क्या अम्ल पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। कौन सा, टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, इसलिए इमली खट्टा होता है, ठीक है। एक बार और मैं बता रहा हूं अम्ल का परिभाषा, नोट कर लीजिएगा। वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, ठीक है, यानी आदि। तो ये सब खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, और इमली में क्या पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल। जो मैंने बताया वो अम्ल का सिंपल सा परिभाषा क्या हो गया, अम्ल का एक सिंपल सा परिभाषा हो गया। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम है क्या, आर्हेनियस। उनके मतलब वो आयनन सिद्धांत के अनुसार बताया कि अम्ल का दूसरा परिभाषा, ठीक है। वो परिभाषा क्या था, मैं जरा बताने, तो ध्यान सुनिएगा, पेन नोट कर लीजिएगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस देते हो, यानी H प्लस देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे। यानी हाइड्रोजन यानी H प्लस के अतिरिक्त और कोई भी, यानी हाइड्रोजन H यानी H प्लस के अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम अम्ल बोलते हैं। यानी ये जो परिभाषा मैंने बोला वो क्या है, आयनन सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है। एक बार फिर बोल रहे हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस देते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अम्ल। और एक बात और, हाइड्रोजन H प्लस के अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते हैं, ठीक है। धनायन बस क्या देते हैं, तो H प्लस में देते हैं, इसके अलावा कोई भी धनायन नहीं देते हैं। ये रहा आर्हेनियस के अनुसार। उसको हम जानेंगे जैसे, ठीक है। जैसे दिया है HCl का तो कितना है, H प्लस और प्लस Cl AQ, ठीक है। तो ये क्या है, इसे ये कैसे जाने हैं कि ये अम्ल है, लेकिन आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के द्वारा, ओके। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
जब ये H2 आया तो क्या हो गया यहाँ पे, ये है हाइड्रोजन आयन। क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और ये क्या है? क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ओके। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें क्या है? इसमें देखिए यहाँ पे H प्लस दिया है कि नहीं? दिया है। और जो क्लोराइड आयन है वो क्या है? माइनस में है कि नहीं? यानी क्या मैंने पहले बताया, आयनन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस के अतिरिक्त और कोई भी धनायन देता नहीं है। ठीक है, जो क्या है, केवल हाइड्रोजन को धनायन दिया है, उसको क्या दिया है? धनायन नहीं दिया है। ठीक है, ये क्या है? माइनस में दिया है। ओके, इसे बोलते हैं हम अम्ल। आप लोग पढ़ लिए अम्ल। अब जानेंगे हम लोग क्षारक। क्या? क्षारक। हम जानेंगे क्षारक क्या होता है। क्या? अब हम जानेंगे क्षारक क्या होता है। हम क्षारक का परिभाषा, बहुत ही आसान है ये भी। क्षारक, क्षारक। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या होता है, स्वाद में कड़वा तथा कसैला होता है। क्या होता है? कड़वा, कड़वा समझते ही होंगे, कड़वा यानी कसैला। वे रासायनिक पदार्थ जो क्या होता है, स्वाद में कड़वा या कसैला होता है, उसे बोलते हैं हम क्षारक। ओके, ये क्या करता है? इसे ये अगर कोई लाल लिटमस हो तो उसको नीला कर देता है। क्या करता है? जो क्षारक है वो लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। और मैंने पहले और मैंने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। और जो अम्ल होता है ना, वो नीला को लाल करता है। क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। और जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। समझ में आया इतना? और क्या करेंगे? अब हम जानेंगे क्षारक का परिभाषा। ये तो सिंपल परिभाषा हो गया, लेकिन आर्हेनियस के द्वारा उसका परिभाषा क्या है? आर्हेनियस समझ में? आर्हेनियस जो बताया अभी, जो वैज्ञानिक था, वो क्या था? अम्ल का परिभाषा आयनन सिद्धांत के द्वारा बताया था। और हम क्षारक का परिभाषा जानेंगे आयनन सिद्धांत के द्वारा। तो जो आर्हेनियस था उन्होंने आयनन सिद्धांत के द्वारा बताया क्षारक का परिभाषा। ठीक है, तो ये क्या है? ये वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? हम क्षारक बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, तो ये क्या है? ये जलीय विलयन में OH माइनस देते हो तो उसे क्या बोलेंगे? क्षारक बोलेंगे। यानी OH माइनस के अतिरिक्त तो कोई भी ऋणायन नहीं देते हैं। उसमें क्या था? धनायन नहीं देते हैं। और इसमें दिया है ऋण आयन नहीं देते हैं। यानी इसमें केवल OH को ऋणायन देते हैं। और इसमें क्या है? केवल हाइड्रोजन यानी H को धनायन देते हैं। इसमें अगर OH ऋणायन है तो क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। यह है आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के द्वारा। ओके, तो एक बार मैं फिर समय दोहरा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस देते हों, और OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई भी ऋण आयन नहीं देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम क्षारक बोलते हैं। ओके, अब समझेंगे जैसे में, मानी जैसे क्या है? जैसे अब हम समझेंगे सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए दिया हो NaOH, क्या? NaOH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? Na प्लस OH माइनस ये प्लस। तो ये क्या है? से इसको जब NaOH है, ओके,
यहाँ यानी प्लस ओ एच माइनस, यहाँ पे ओ एच का दिया माइनस दिया कि नहीं, यानी ऋणायन दिया है कि नहीं, ये धनायन है ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओ एच माइनस यानी जो ओ एच है इसको क्या कहा है, इसको ऋणायन दिया है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्षारक। ओके ये तो समझे, यानी आप लोग का अम्ल क्षारक खत्म, ठीक है। यानी आप लोग समझ चुके हैं कि अम्ल क्या होता है और क्या क्षारक क्या होता है। अम्ल तो समझ चुके हैं और ये क्षारक क्या होता है। देखिए अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को भी नीला कर देता है। ओके तो आप लोग इसमें समझिए। अब हम चलते हैं आगे। ओके तो हो गया। अब हम आप लोग सोच रहे होंगे कि क्षार क्या होता है, जब मैंने तो बताया क्षारक क्या होता है, क्षारक। अब आप लोग मन में चला कि तब क्षार क्या होता है, क्या क्षार क्या होता है। ओके तो क्षार का सुन लीजिए, वे क्षारक यानी क्षारक कोई क्या होता है, क्षार होता है, लेकिन वे क्षारक जो जल में विलय होता है, क्या होता है, वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं कि क्षार किसे कहते हैं। तो देखिए वे क्षारक जो जल में विलय होता है उसे क्या बोलते हैं, हम क्षार बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार और क्षार के प्रकार। ओके तो इसका बाद चलते हैं अम्ल के प्रकार पर। ओके मैंने बताया, अब क्या जानेंगे हम लोग, अम्ल के प्रकार। क्या जानेंगे, अम्ल के प्रकार, यानी अम्ल कितने होते हैं और उसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है ये हम लोग इसमें जानेंगे। ओके देखिए तो अम्ल के प्रकार, इसमें दो अम्ल होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है प्रबल अम्ल, क्या होता है, प्रबल अम्ल, पहला होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है, दुर्बल अम्ल। ओके प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, यानी अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं मुख्य रूप से, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो अब हम जानेंगे कि प्रबल अम्ल का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है यानी परिभाषा, तो ध्यान सुनिएगा, बता रहे हैं। प्रबल अम्ल वे ये क्या होते हैं, देखिए जो प्रबल अम्ल होते हैं ना वे पानी में यानी जल में पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयनित, उसे बोलते हैं हम प्रबल अम्ल। और वे संक्षारक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है तो प्रबल अम्ल ये पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, और क्या होता है, संक्षारक बहुत ही ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। दूसरा है दुर्बल अम्ल, इसमें क्या होता है, दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से, क्या आंशिक रूप से जल में क्या होता है, आयनित होता है। ये पूरी तरह से और ये आंशिक रूप से, उसे बोलते हैं हम दुर्बल अम्ल। और इनका संचारण क्या होता है, मतलब इसके अपेक्षा ये कम होता है, यानी इसमें संचारण कम होता है, इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। और प्रबल अम्ल ठीक है ये क्या है, इसमें पूरी तरह से आयनित होता है, इसमें आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा प्रबल अम्ल, और आंशिक रूप से क्या हो जाएगा दुर्बल अम्ल। अब हम जैसे जान लेंगे क्या होगा। ठीक है प्रबल अम्ल का उदाहरण, एग्जाम्पल। ओके तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लीजिए HCl। ओके और कौन लिख देना है H2SO4, यानी इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब दुर्बल अम्ल का लेना है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए CH3 CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। ओके यानी इसका भी उदाहरण समझ लिए, इसका भी उदाहरण समझ लिए, यानी आप लोग समझ चुके हैं प्रबल अम्ल कह सकते हैं और दुर्बल अम्ल। अब आप लोग जानेंगे कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। ओके अब हम क्या जानेंगे, क्षार के प्रकार। ओके अब हम क्षार के प्रकार जानेंगे, तो क्षार कितने होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो पहला क्या होता है, प्रबल क्षार। क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार। और दूसरा क्या होता है, दुर्बल क्षार।
यानी क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब हम जानेंगे इसका डिफिनेशन। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रबल क्षार यानी क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रबल क्षार, ठीक है, ये क्या होता है? जो जो प्रबल क्षार होता है ये पूरी तरह से जल में घुल जाता है। यानी प्रबल क्षार पूरी तरह से जल में घुल जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। और ये अधिक मात्रा में OH माइनस देता है। OH माइनस, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड। ओके, हाइड्रोक्साइड माइनस अधिक मात्रा में देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्रबल क्षार। एक बार फिर से बोल रहे हैं, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार ये पूरी तरह से जल में घुल जाता है और हाइड्रोक्साइड माइनस अधिक मात्रा में देता है, उसे बोलते हैं प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार ये जल में कम से जल में नो ये दुर्बल क्षार जल में कम मात्रा में आयनित होता है, यानी मतलब पूरा घुल नहीं जाता है। ये क्या होता है? दुर्बल क्षार जल में क्या होता है? आयनित हो जाता है। और क्या होता है? आयनित हो जाता है। और ये हाइड्रोक्साइड माइनस कम देता है, यानी ये अधिक देता है और क्या होता है? हाइड्रोक्साइड माइनस हाइड्रोक्साइड। अब हम जानेंगे क्षारकों तथा अम्लों के भौतिक गुणधर्म। क्या? क्षारकों क्षारकों तथा अम्लों के भौतिक गुणधर्म। क्षारकों तथा अम्लों के भौतिक गुणधर्म। ओके, भौतिक गुणधर्म। क्षारकों तथा अम्लों के भौतिक गुणधर्म बताना है। ठीक है, तो अब इसका सबसे पहले कि हम लोग अम्लों के भौतिक गुणधर्म जानेंगे, उसके बाद से क्षारकों के। तो सबसे पहले लिख रहे हैं अम्लों के भौतिक गुणधर्म। क्या? अम्लों के भौतिक गुणधर्म। इसका मतलब होता है यानी अम्लों के गुण बताना है। ठीक है, भौतिक गुण बताना है। ठीक है, अम्लों के गुण धर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहला मान लीजिए, मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है, 2 3। पहला मान लीजिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लिख देंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ओके, जिसको इसको पता है हम लोग भौतिक गुणधर्म तो कमेंट करें तुरंत। ओके, देखिए, और दूसरा मान लीजिए नीले लिटमस को लाल करता है। जो अम्ल होता है क्या कहता है? अम्ल नीले लिटमस अम्ल नीले लिटमस यानी लिटमस पेपर। ओके, यहाँ पे पेपर, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ओके, यानी इसका दो गुणधर्म हो गया। अब एक और बताना है। ठीक है, तो एक और लिख देते हैं। मान लीजिए जो कुछ अम्ल होता है ना, वो क्या करता है? से वो क्षारक जैसे होते हैं। से क्षारक जैसे होते हैं, यानी जो कुछ अम्ल होते हैं, जो कुछ अम्ल होते हैं वो से कुछ जो मतलब ऐसे मतलब आते हैं जो क्षारक जैसे होते हैं। ओके, 3 गुणधर्म हो गया। अब हम जानेंगे क्षारक के भौतिक गुणधर्म। ओके, चलिए ये खत्म हो गया। अब हमको जानना है क्षारक के भौतिक गुणधर्म। किसके? क्षारक के भौतिक गुणधर्म। उसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। उसमें क्या क्या आएगा?
क्षारक के भौतिक गुणधर्म। ओके, क्षारक के भौतिक गुणधर्म। चलिए इसमें जानते हैं क्या होगा। तो इसमें मान लीजिए वाला कि क्षारक क्या होता है, कड़वा तथा कसैला होता है। ओके, यानी जो क्षारक होते हैं, क्षारक स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा, यानी कि इसको कसैला ही बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? क्या कड़वा को कसैला बोल सकते हैं? और बोल सकते हो तो कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि कड़वा को कसैला बोल सकते हैं या नहीं। ओके, यानी कड़वा जो क्षारक होता है उसमें कहते हैं कड़वा तथा कसैला होता है। ओके, ये हो गया क्षारक का पहला गुणधर्म। अब एक और बताना है तो लिख देते हैं। अच्छा, क्षारक होता है, जो क्षारक होता है ना वो छूने के साथ है साबुन की तरह होता है। किससे? क्षारक छूने पर साबुन की तरह रहता है। कैसे? क्षारक छूने पर साबुन की तरह लगता है। कैसे लगता है? साबुन है कोई, ठीक है। क्षारक छूने पर साबुन की तरह लगता है। ओके, दो समझ में आ गया। अब तीसरा, जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। जैसे अम्ल क्या होता है, जैसे अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो तीसरा लिख लीजिए कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला, यानी क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब आप लोग इतना पढ़ लिए। ओके, यानी आपको क्षारकों तथा अम्लों के भौतिक गुणधर्म तो पता चल गया। आपको क्या करना है, क्षारकों तथा अम्लों के रासायनिक गुणधर्म जानना है। ओके, अब हम ये जानेंगे कि अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया क्या, अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। इसका पहले हम लोग पढ़ा है अम्ल और क्षारकों के भौतिक गुणधर्म, इसमें क्या रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो हम अम्ल का बता रहे हैं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो हम उसमें हम सबका तीन गुणधर्म बताया है, जिसमें हम तीन बता रहे हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए से देखिए, तो मैं पहला गुणधर्म में यहाँ बताया हूँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये तीनों के साथ अम्ल का गुणधर्म है। ठीक है, क्षारक का इसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, तो मैं अम्ल का गुणधर्म बता रहा हूँ रासायनिक। ओके, तो पहला गुणधर्म क्या है इसमें, अम्ल धातु कार्बोनेटो। क्या? अम्ल धातु कार्बोनेटो या हाइड्रोजन कार्बोनेटो, ठीक है, से क्रिया करके लवण तथा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, जल भी बनाते हैं। ओके, तो इसको हम सूत्र के अनुसार समझेंगे। देखिए, धातु कार्बोनेटो या हाइड्रोजन कार्बोनेटो प्लस अम्ल, ये तीनों क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। समझे? अब देखिए, इसी को हम यहाँ पे सूत्र समझेंगे, Na2CO3 प्लस 2HCl, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2NaCl और CO2 और H2O। समझे? यानी अम्ल धातु कार्बोनेटो, यानी अम्ल धातु कार्बोनेटो होता है। ठीक है, धातु कार्बोनेटो या हाइड्रोजन कार्बोनेटो से क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तथा जल बनाते हैं। इसी को हमने यहाँ पर सूत्र के द्वारा समझा दिया आप लोगों को। ओके, कोई परेशानी, और कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम फिर बताने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए, दूसरा है
दूसरा गुणधर्म है, देखिए क्या है, रासायनिक गुणधर्म है अम्ल का दूसरा, धातु ऑक्साइड। क्या दिया है? धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके, यानी ऑक्साइड क्या है? धातु है। धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। इसको शुद्ध क्रम समझेंगे। देखिए एग्जांपल में CuO N2HCl, और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, उत्पाद में क्या बनाते हैं? CuCl2 प्लस H2O, यानी लवण तथा जल। ये हो गया लवण, ये हो गया जल। सिंपल सी बात। देखिए अम्ल धातु तीसरा है, यानी अम्ल का तीसरा रासायनिक गुणधर्म है अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड। क्या है? अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके, यानी जो अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाता है? जल बनाता है। जैसे क्या NaOH और प्लस HCl, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया है? उत्पाद बनाया है। तो दोनों क्या है? NaCl बनाया है और H2O बनाया है। समझ में आया? समझ में आया? देखिए तो ये मुझे ऐसा ही कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब आप लोग जानेंगे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में। आप लोग अम्ल का रासायनिक गुणधर्म जान लिया, अब जानेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ओके, यानी इसके बाद क्या जानेंगे? क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए चलते हैं। अब मैंने अभी बताया अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया। अब बताना है मुझे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, यानी क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। क्या? रासायनिक गुणधर्म, ध्यान से समझिएगा। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म हम जा रहे हैं बताने। इसमें हमको एग्जांपल देना है कि हाँ रासायनिक गुणधर्म क्या क्या, तो यानी क्या गुण होता है रासायनिक क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में। ओके, तो इतना लिख दिया। अब पहला मान लीजिए हम इसमें दो इसका गुणधर्म बताने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, दो जगह तो बताते जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ओके, तो पहला अगर दिया हो कि अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्या? अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। ओके, यानी हम पहला में क्या बता रहे हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्षारक, क्या? क्षारक, क्षारक अम्लों के साथ, ठीक है, क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, जो क्षारक होते हैं वो अम्लों के साथ क्या है? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है, जल बनाते हैं। ये पहला क्या हो गया? गुणधर्म हो गया। और इसको हम सूत्र के जैसे समझेंगे इसे एग्जाम्पल में। ठीक है, से NaOH, क्या? NaOH प्लस HCl, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? NaCl प्लस H2O। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये क्षारक है और ये
अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण तथा जल बना रहा है। क्या कर रहा है, लवण तथा जल। यानी ये क्या हो गया, ये लवण मान चले और ये जल, ठीक है। तो लवण तथा जल ये बना रहा है, बना रहा है कि नहीं। से ये रहा क्षारक, क्या रहा, क्षारक, और ये क्या रहा, अम्ल। यानी क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण तथा जल। मैंने पहले बताया और यहाँ मैंने लिखवाया भी है, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है। क्या, अम्लों के साथ अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण, ठीक है। ये रहा हेडिंग। अब यहाँ पे कैसे कर रहा है, क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ दर्शा दिया है, NaOH प्लस HCl, ये क्या बना है, NaCl और H2O। समझ आ गया, ओके। अब आप लोग जानेंगे इसका दूसरा गुणधर्म। अब हम जानेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा, ठीक है। इसका दूसरा गुणधर्म क्या करना है, इसका दूसरा गुणधर्म, ओके। तो इसका दूसरा गुणधर्म है धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। लिखते हैं यहाँ पे, धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम। धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया, ओके। क्या गई, दूसरा गुणधर्म क्या है, इसका दूसरा गुणधर्म है धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। चलिए इसको डिटेल समझते हैं, ठीक है। जो धातु होता है, क्या होता है, धातु, यानी धातु के ऑक्साइड, क्या, ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के साथ क्या करना है, के साथ अभिक्रिया कर, के साथ अभिक्रिया, समझे। देखिए फिर समझा रहा हूं, धातुओं के ऑक्साइड, ओके, के साथ अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, समझे। ये तो हो गया, जल बनाते हैं। देखिए क्या है, दूसरा है धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। पहला क्या था, तो पहला मतलब वो दूसरा बताए थे, अब ये दूसरा है। तो दूसरा में क्या है, धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जिसमें क्या दिया है, धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे जैसे मैं सूत्र दूसरा आप समझ लीजिए, जैसे दिया हो ZnO प्लस H2SO4, यह अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस H2O, ठीक है। यानी ZnO यानी Zn और SO4 और H2O यानी H2O। यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी मतलब क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में किसी भी अणु से अगर अभिक्रिया कराया जाए तो लवण तथा जल ही बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण तथा जल ही बनाएगा, ओके। यानी ये क्या हो गया, लवण हो गया, ये हो गया लवण, ये हो गया जल, समझे। जिससे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। पहले में क्या लिखाए थे, पहले भी दिखाए थे हम क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। यानी आप लोग क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म समझ लिए। अब चलिए आगे हम जानते हैं लवण क्या होता है, ठीक है। हम जानेंगे लवण क्या होता है, क्या, लवण यानी लवण क्या होता
है। इस पाठ का नाम क्या था? इस पाठ का नाम था अम्ल क्षारक एवं लवण। क्या था? अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण। ओके, यानी एसिड, ACID, एसिड, बेस BASES एंड साल्ट। तो साल्ट है, क्या है ये? साल्ट है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, साल्ट, ये क्या था? पाठ का नाम था। तो हमने क्या किया, ऑयल के बारे में पढ़ लिया, बेस के बारे में भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना हमको? साल्ट के बारे में पढ़ना है, यानी लवण के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम लवण के बारे में हम जाने बताने। देखिए, लवण, लवण को अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। ओके, साल्ट नहीं होता है लवण। और अब हम लोग जानेंगे कि लवण का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लवण एक ऐसा रासायनिक यौगिक है। लवण क्या है? लवण वह रासायनिक यौगिक है जो किसी भी अम्ल और क्षार के बीच उदासीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उसे क्या बोलते हैं? हम लवण बोलते हैं। ये बार मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लवण वह रासायनिक यौगिक है जो किसी भी अम्ल और क्षार के बीच उदासीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उसे बोलते हैं लवण, यानी साल्ट। ठीक है, जैसे NaCl हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, KNO3 हो गया और ZnSO4 हो गया। ये सब क्या है? लवण है। ओके, यानी ETC। समझे? अब आप ये पढ़ लिए, यानी आप लवण के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे लवण। तो लवण को हमने जान चुके हैं। अब जानेंगे लवण की विशेषता। क्या विशेषताएं? इसकी विशेषताएं, यानी लवण की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या होता है? देखिए, तो पहला, ये आमतौर पर ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। ये जो लवण होते हैं, इससे पहले हम क्या लिखेंगे? ये आमतौर पर ठोस प्रकृति, यानी ठोस क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। जैसे दूसरा लिख देंगे कि ये अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है, एक और सुने ध्यान से। ये अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। हो गया, ये सिंपल से इसका परिभाषा, इसका मतलब विशेषता हो गया कि पहला हो गया कि ये आमतौर पर क्या होते हैं? ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। और दूसरा हो गया कि ये अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति के भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी का मतलब अब हम जानेंगे लवणों के प्रकार। क्या? लवणों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ साल्ट। टाइप ऑफ साल्ट्स। ओके, तो टाइप ऑफ साल्ट में पहला है, मान लीजिए सामान्य लवण। सामान्य क्या आ जाएगा? लवण। अब सामान्य लवण में क्या होता है? ये जो सामान्य लवण होता है, क्या होता है? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने होते हैं। क्या होता है? हम पहला टाइप ऑफ साल्ट में क्या, पहला है सामान्य लवण। तो सामान्य लवण क्या होते हैं? तो सामान्य लवण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने होते हैं, जिसका pH मान
पीएच मान कितना होता है 7 होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। ओके, इसका मतलब ये पीएच मान 7, इसका मतलब ये हुआ कि ये ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। ओके, यानी सामान्य लवण क्या होता है, सामान्य लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना होता है। ओके, जिसका पीएच मान कितना होता है 7, उसे बोलते हैं सामान्य लवण। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा NaCl, क्या हो जाएगा NaCl, क्या हो जाएगा KNO3 हो जाएगा। समझे, यानी आप लोग पहला सामान्य लवण समझ चुके। अब चलेंगे लवणों के प्रकार में दूसरा क्या है। अब लवणों के प्रकार में दूसरा दिया है, ठीक है। दूसरा यानी हम क्या है, दूसरा है अम्लीय लवण। क्या है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और इसका परिभाषा क्या होगा, ओके, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो अम्लीय लवण होते हैं वो एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने होते हैं। क्या, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने होते हैं। जो क्या है अम्लीय लवण, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक है। अम्लीय लवण क्या है, तो अम्लीय लवण एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं, जो पानी में घुलने पर क्या होता है, जलीय में विलयन हो जाते हैं, यानी विलय हो जाते हैं। और इनका जो पीएच मान होता है कितना होता है 7 से कम हो जाता है। जो इनका पीएच मान क्या होता है 7 से कम हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण बोलते हैं। और वो नीले उसको लाल कर देते हैं। ओके, तीसरा लवण दिया है क्षारीय लवण। क्या, क्षारीय लवण। तीसरा लवण का नाम क्या है, क्षारीय लवण। अब इसका परिभाषा क्या होगा देखिएगा। देखिए, मैंने इसके पहले क्या बताया है, दूसरा में अम्लीय लवण, कौन सा लवण, अम्लीय लवण। उसमें मैंने बताया कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनते हैं। और इसमें देखिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं। जो क्षारीय लवण होते हैं ना, वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं। और जो उनका विस्थापन योग्य होता है, क्या होता है, OH माइनस आयन देते हैं। क्या, हाइड्रॉक्सिल, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रॉक्सिल माइनस आयन देते हैं। से इसको फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्षारीय लवण क्या है, क्षारीय लवण क्या है, तो क्षारीय लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं, क्षारीय लवण, ठीक है। और इसका विस्थापन योग्य OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्षारीय लवण। अब आप लोग जानेंगे क्षारीय लवण क्या होता है। अब आप लोग पढ़ेंगे चौथा, ठीक है। जैसे में क्षारीय लवण का हो गया, तो जैसे में इसको क्या बोलेंगे, देखिए, जैसे हम मान लीजिए CuCO3, ये हो गया इसका उदाहरण एक। अरे क्षारीय लवण का उदाहरण क्या हो गया, CuCO3। अब चौथा है द्विक लवण, यानी द्विक लवण क्या है। ओके, तो देखिए, दो सरल लवणों के सममोलर अनुपात में क्रिस्टलीकरण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब दो सरल लवणों के सममोलर अनुपात में क्रिस्टलीकरण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। जैसे में क्या होगा, जैसे K2SO4 Al2SO4 3x24H2O, ये क्या हो गया, जैसे में एक एग्जाम्पल हो गया। समझे, इसे मैंने बोला द्विक लवण, यानी जब दो सरल लवणों के सममोलर अनुपात में क्रिस्टलीकरण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, द्विक लवण। जैसे क्या है, द्विक लवण, ठीक है। जैसे क्या है, K2SO4 Al2SO4 3x24H2O, ठीक है। यानी आप लोग पढ़ लिए द्विक लवण क्या होते हैं, किस समझ में आ गया है। जानेंगे पांचवा,
क्या है, मिश्रित लवण, यानी मिश्रित लवण क्या है। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मिश्रित लवण यानी एक से अधिक धनायन या ऋणायन रखते हैं उन्हें बोलते हैं मिश्रित लवण। किन्हें बोलते हैं मिश्रित लवण? जब एक से अधिक धनायन या ऋणायन रखते हैं उन्हें बोलते हैं मिश्रित लवण। जैसे क्या होगा, NaKCO3 होता है NaKCO3 सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट ये क्या है, मिश्रित लवण। एक से अधिक धनायन या ऋणायन रखेंगे तो क्या बोलेंगे उसे, मिश्रित लवण बोलते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, NaKCO3 यानी सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। अब छोड़ दिया संकर लवण, ठीक है, यानी संकर लवण क्या है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। संकर लवण यानी जिनमें संकर आयन होते हैं उन्हें संकर लवण कहते हैं। क्या, जिनमें संकर आयन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संकर लवण। बहुत ही सिंपल है। ओके, देखिए संकर लवण क्या है, तो जिनमें संकर आयन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे क्या, जैसे K4 Fe, K4Fe क्या रहेगा, CN6, क्या होगा, CN6, ये हो गया। इसको बोलेंगे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलेंगे इसको। कैसा बोलेंगे इसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, यानी संकर लवण क्या होता है, जिनमें संकर आयन होते हैं उन्हें बोलते हैं संकर लवण। जैसे K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, यानी आप लोग ये लवण के प्रकार खत्म। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आगे हम जानेंगे कि पीएच यानी हाइड्रोजन की क्षमता ये क्या है। ओके, यानी पीएच क्या है, हाइड्रोजन क्षमता यानी क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखिए कि किसी बिलियन, ठीक है, किसी बिलियन की अम्लता या क्षारकता ये क्या है, पैमाना है जो 0 से 14 तक होता है। ओके, क्या समझे, किसी बिलियन की अम्लता या क्षारकता एक पैमाना है जो क्या है, 0 से 14 तक होता है। मान लीजिए लवणों का पीएच मान, जैसे लवणों का पीएच मान, क्या, लवणों का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। सिंपल सी बात। अब से अब तथा अम्लों की क्या, और पूछ देखो कि अम्लों का पीएच मान, किसका, अम्लों की पीएच मान, तो क्या होगा इसका, यानी अम्लों का पीएच मान, क्या, पीएच मान है। ओके, तो कितना होता है, तो 7 से कम। कितना, 7 से कम। अम्लों का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। और वही कर देखो कि क्षारक का पीएच मान, किसका, क्षारक का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। क्या, 7 से अधिक। समझे, नहीं समझे, फिर समझे। देखिए पीएच हाइड्रोजन की क्षमता, इसमें क्या है, लवणों का पीएच क्या होता है। देखिए मैंने अभी बताया कि पहले इसका, किसी बिलियन में अम्लता या क्षारकता एक पैमाना है जो 0 से 14 तक होता है। देखिए तो लवणों का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और अम्लों के पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, और क्षारक का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ओके, अब हम जानेंगे कि ये पीएच मान उपयोग कहाँ होता है। क्या होता है, ये पीएच मान उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए
कि पीएच का उपयोग कहाँ होता है? पाचन तंत्र में, स्वास्थ्य में, किसी जीव जंतुओं को डंक से राहत में, ओके, या साफ सफाई में, जलों की गुणवत्ता में, यानी आदि। ठीक है, यहाँ पे पीएच के उपयोगिता होती है। यानी आपका ये चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, ये एंड होता है, समाप्त होता है। यानी ये दूसरा चैप्टर खत्म वन शॉट में। आप फिर लेके आएंगे कल तीसरा चैप्टर, वन शॉट खत्म। ओके, तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन हाँ, जाते थे एक बात, आप लोग ये कहावत तो सुने ही होंगे कि देखन में छोटन लागे, घाव करे गंभीर। यानी आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।